नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों की सुगबुगाहट भी तेज होती जा रही है। इस वक्त हम सुल्तानपुर के लम्हुआ विधानसभा सीट के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। ब्राह्मणों में इनकी एक ऐसी इच्छा भी है कि लोग इन्हें विप्र शिरोमणि के नाम से जानते हैं। संतोष पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लम्हुआ की जनता इनको कितना याद कर रही है जब वर्तमान में वो यहाँ के विधायक नहीं हैं। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते लोगों ने आपसे दूरी बना ली और उसके बाद वो इसे किस तरह से रियलाइज कर रहे हैं? देखिए, हमारी विधानसभा की जनता जो है हमसे बेहद लगाव रखती है। कुछ लोग हो सकते हैं जो इस तरह की बात करें, क्योंकि 2002 में हमारे बड़े भाई एमएलए रहे यहाँ से अनिल पांडे जी, और 2012 में यहाँ की जनता ने हमें बनाया। उस समय एक ऐसी लहर थी कि झूठ फरेब जो बीजेपी का है उस बहकावे में जनता आ गई। लेकिन 6 महीने हमारे यहाँ चुनाव जब हुआ और रिजल्ट आया, 6 महीने के अंदर जनता ने इसको समझ लिया कि हम लोगों से गलती हुई। और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं विधायक नहीं हूँ। लम्हुआ की जनता से मैं जब मिलता हूँ तो जो उनका प्रेम, जो उनका भाव मेरे प्रति है, जो समर्पण है, वो मैं महसूस करता हूँ। वो विधायक से ज़्यादा आज भी मुझसे लगाव रखते हैं। और देखिए, राजनीति में हारना जीतना एक प्रक्रिया है, लेकिन जहाँ तक लगाव का विषय है, मैं मानता हूँ कि जनता हमसे जितना लगाव रखती है, मैं कहूँगा कि आप एक सर्वे कर लें हमारे यहाँ और पता कर लें आप जनमानस में आज की स्थिति में क्या जनता हमारे प्रति भाव रखती है। हम लोगों को जब मौका मिला लम्हुआ की जनता की सेवा करने का, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, कि मैंने वो काम लम्हुआ के हित में किए जो किसी भी सरकारों के किसी भी विधायक ने नहीं किया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 92 में तहसील पास हुई थी। पहले हेडक्वार्टर यहाँ का कादीपुर था और तहसील बनी नहीं। तहसील मैंने बनाया 2015 में। तहसील बनाया जनता की सेवा के लिए, और अधिकारी पहले एक अस्पताल टूटा फूटा था, उसमें तहसील चलाते थे। फिर मैंने महिलाओं के लिए सुविधा के लिए महिला अस्पताल बनाया। फिर ITI बनाई मैंने चांदा में। फिर मैंने मॉडल स्कूल बनाया, पॉलिटेक्निक बनाया, पावर स्टेशन बनाया, धोपाप घाट बनाया, पापर घाट बनाया। इतने बड़े माइलस्टोन काम है लम्हुआ के लिए जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। जो हमारे यहाँ के बच्चे ITI करने के लिए सुल्तानपुर जाते थे, चांदा के बच्चे, अब वहीं उनको शिक्षा मिल रही है। तो मेरा एक कहने का मतलब है कि उस समय चाहे राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो जब मैं विधायक था तो राजनीति में भी पूरे सुल्तानपुर में कौन किस कुर्सी पे बैठा है उसमें मेरे सहयोग के बगैर नहीं बैठा। पार्टी ने जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी दी तो मैंने जम के लड़ाई लड़ी और रिजल्ट दिया पार्टी के हाथ में। तो मेरा ये मत है कि हम लोग राजनीति में हैं, सेवा के धर्म को मानते हैं। जो अपने से बन पड़ता है वो पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करेंगे जब तक जीवन रहेगा। इसके लिए सेवा के लिए पद कोई ज़रूरी नहीं है कि पद रहे तभी सेवा हो। ये तो अपनी मानसिकता होती है आदमी की कि हम कैसे सेवा करना चाहते हैं। सर, इसी मुद्दे पर हम आना चाहेंगे। सेवा हमेशा करते रहेंगे। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों से जानना चाहा। मैं किसी दूसरी विधानसभा का हूँ जो यहाँ से काफ़ी दूर है, और मैं दिल्ली में ही मेनली हमारा सब कुछ सारा सिस्टम दिल्ली में ही है। हमने लम्हुआ में कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों से जानना चाहा। उनका ये कहना था कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनसे वो स्नेह नहीं मिलता है, उनसे वो लाड प्यार नहीं मिलता है जो आपसे मिलता है। कभी भी अगर कोई मुसीबत, कोई सुख दुख है तो आप हमेशा उनके साथ, उनके हर सुख दुख में उनके बराबर के सहभागी रहें। तो ये मतलब आपको जनता ने विधायक नहीं बनाया, इसके बावजूद भी लोगों से इतना लगाव?
इसके पीछे की वजह? देखिए, हम लोग यही समाज में रहे हैं और बचपन बीता है गांव में, और समाज की समस्याओं को भी बहुत नज़दीक से जानते हैं। और मन में, चूँकि पारिवारिक बैकग्राउंड मेरा ऐसा रहा है शुरू से ही, पिताजी हमारे व्यवसाय करते थे, ईंट भट्टे का हमारा व्यवसाय है, और समाज में शुरू से ही परिवार का रोल रहा है, समाज में उठना बैठना रहा है, लोगों से दुख में भागीदारी का भाव रहा है हमारे परिवार में। तो वहीं से हम लोगों ने सीखा। और चूँकि जो व्यक्ति नौकरी में रहा हो, 25 साल 30 साल समाज से दूर रहा हो, और एकाएक आके उसको जनता ने बगैर जाने समझे भरोसे में लेके वोट दे के विधायक बना दिया, तो जो व्यक्ति समाज के बारे में जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, अधिकारी रहा है और उसकी कार्यशैली अधिकारियों की आप जानते हैं भली बात, तो जनता के बीच में जनता के हिसाब से रहना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कोई व्यक्ति आपके पास उम्मीद लेके आता है, किस भाव से आता है उसको आपको जानना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किस तरह से आपके साथ रहा है, उसी तरीके से वो आदमी रिस्पेक्ट भी चाहता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी लम्हुआ में जो मौजूदा विधायक हैं, आज आप जाके पूरे क्षेत्र में उनके बारे में सर्वे कर लीजिए, लोग उन्हें क्या क्या संबोधन करते हुए मिलेंगे, आपको खुद एहसास हो जाएगा। कोई उनको सोहर गाने वाला कहता है, कोई कहता है कि भाई एक चुने दो पाँव वाले हैं, जैसे वो हमेशा अपने गाड़ी में लोग कहते हैं अपनी पत्नी को लेके चलते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, पत्नी को लेके चलना बुरी बात नहीं है, लेकिन जनता बहुत सवाल उठाती है इस पर कि विधायक तो कुछ नहीं है, उनकी पत्नी ये सब कुछ देखती है। तो मेरा कहने का मतलब केवल ये है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप पता करेंगे क्षेत्र में तो उन्होंने अपना जनाधार खो दिया है। और अभी आचार संहिता लगने दीजिए, जब आचार संहिता लग जाएगी आप ये देखिएगा कि उनकी गाड़ी में बैठ के प्रचार करने वाला कोई मिलेगा नहीं। और दावे के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में 25 साल से हूँ, हमने देखा है, हमने महसूस किया है। 2 बार हमको मौका दिया जनता ने लम्हुआ की, हमने सेवा किया। तो जब हम दिन रात सेवा करते हैं तब भी ऐसी परिस्थितियां बन गई कि हमको चुनाव हारना पड़ा। लेकिन जिसने कुछ किया ही नहीं है, ना विकास किया कोई, ना जनता के सुख दुख में भागीदारी किया, ना जनता के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, तो जनता अब तैयार बैठी है, 5 साल बाद वो देखती है। और मुझे भरोसा है कि जनता इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करेगी, लम्हुआ में अपने बेटे को चुनेगी, अपने भाई को चुनेगी और बहुत भारी बहुमत से चुनेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। सर्व जाति के, सब समाज के, हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं। और मुझे मौका मिलेगा तो मैं लम्हुआ को आज भी कोशिश कर रहा हूं कि ऊंचाइयों पे लेके जाऊं, और फिर मौका मिलेगा तो फिर विकास के पथ पे लम्हुआ को आगे बढ़ाएंगे। सर एक चीज़ ये बताइए, वर्तमान में आप विधायक नहीं हैं, कोई आपके पास फंड नहीं है और सब तमाम चीज़ें हैं, इसके बावजूद आप अपने मेहनत से सारी चीज़ें जो पहले से ही आपने एकत्रित कर रखी है, उन सब चीज़ों को इन्वेस्ट करके जो ये आप परशुराम जी को इतना प्रमोट करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लगभग ज़िले में आपका ये कार्यक्रम हुआ, ज़िले में परशुराम जी की मूर्ति लगी, लखनऊ से लेकर और तमाम जगहों की अगर बात की जाए, मेरठ में और सब तमाम ज़िलों में, तो वो क्या उसके पीछे की वजह क्या है? मतलब थीम मैं समझना चाहता हूँ कि आप भगवान समझते हैं या ब्राह्मणों को साधने की कवायद? सीधा सा सवाल। मैं पहले तो आपको बताऊँ, हमारे आराध्य देव हैं भगवान परशुराम। अब अगर हम लोग ये मानते हैं कि हम उनके वंशज हैं तो लोग हम पे जाति का ठप्पा लगाते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी और भगवान परशुराम जी, भगवान बलराम जी, सब विष्णु जी के अवतार हैं। हम लोग, मुझे जहाँ तक याद है, हाई स्कूल में पढ़ते थे, तब से भगवान परशुराम जी को जब से हम पढ़े लिखे और समझे, तब से हम भगवान परशुराम जी को अपना मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और जब भी कोई आप काम करते हैं धर्म का, तो मुझे ये मानना है, मेरा ये कहना है कि उससे लोगों को सीख के स्वयं के अंदर भी उतारना चाहिए, ना कि कमेंट करना चाहिए।
अभी हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक जी ने एक दिन अपनी आईडी से पोस्ट कर दिया था कि आप लोग भगवान परशुराम जी के चक्कर में ना पड़िए, भगवान राम जी को अपना मानिए आराध्य देव। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, उन्होंने कहा कि मैंने मुकदमा लिखा दिया, मेरा आईडी हैक हो गया था। वो 2 महीना पुरानी घटना हो गई, अभी तक आईडी कौन हैक किया, मुकदमा किस पे हुआ, इसका कोई संज्ञान नहीं है। जब लोगों ने उन पे कटाक्ष करना शुरू किया तो उन्होंने ये कमेंट किया और बाद में उसको पोस्ट को डिलीट कराया। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे भी और भारतीय जनता पार्टी से कि जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भगवान परशुराम जी की छुट्टी की अवकाश किया था जयंती पे। सर रोकना चाहेंगे, यही ठीक इसी बिंदु पर हम आते हैं। अखिलेश यादव जी से शायद आपने सार्वजनिक मंच पर यह ऐलान भी करवा दिया था कि अगर सरकार बनी तो परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश के लिए आपने अखिलेश यादव जी से एक मंच पर सार्वजनिक तौर पर ऐलान करवा दिया था। जी, देखिए हमारे नेता चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों चाहे अखिलेश यादव जी रहे, उन्होंने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है और हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी की छुट्टी मुलायम सिंह यादव जी ने किया था जब मुख्यमंत्री, और वो अनवरत अखिलेश यादव जी की सरकार में चलती रही और पार्टी कार्यालय पे भगवान परशुराम जी की जयंती अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने मनाई थी, कई बार मनाई थी। वैसे ही मैं कहना चाहता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी जो कि धर्म की सबसे बड़ी ठेकेदार बनती है, भगवान राम के नाम पे वोट मांग के यहाँ तक पहुँचे वो लोग, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने भगवान परशुराम जी को महापुरुष बता के छुट्टी ख़त्म कर दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? हम लोग तो भगवान मानते हैं, वो भगवान हैं, वो चिरंजीवी हैं। अगर लोगों ने ना पढ़ा हो फिर से पढ़ लें, धर्म को पुराण को जान लें। भगवान परशुराम जी राजनीति का विषय नहीं है, वो आस्था का विषय है। हम आस्था रखते हैं और सर्व समाज आस्था रखता है। जो भी थोड़ा भी समझदार व्यक्ति है, धर्म को जानता है, वो चाहे जिस जाति का हो, वो भगवान परशुराम जी को मानता है। और अत्याचार अन्याय के विरोध में एक द्योतक है हमारे भगवान परशुराम जी। एक ऐसा नाम है भगवान परशुराम जी का जो अत्याचार अन्याय के खिलाफ डटकर लड़ना अगर किसी ने हमें सिखाया तो भगवान परशुराम। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आस्था एक अलग विषय है। हमारे नेता भी आस्था रखते हैं, हम भी आस्था रखते हैं। और मैं तो उन लोगों से चाहूँगा जो लोग इस विषय पे राजनीति करते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं भगवान परशुराम जी और भगवान राम में अंतर का भेद की बात करते हैं। सर एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ के लोगों के लिए आप हमेशा से ही इनके सुख दुख में सहभागी रहे, बिना किसी पद पे रहे हुए तमाम लोगों के, चाहे वो गरीब लोग हों, उनके लड़कियों की शादी हो और सब तमाम चीज़ें हों, सब में आपने उनका बराबर अनुदान किया। अगर सपोज दैट उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, आपको मंत्री बनाया गया, तो आप लोगों के हित के लिए किस तरह से काम करेंगे? और जैसे युवाओं का जो पलायन है, जैसे आप देखेंगे कि आपके सुल्तानपुर से ही काफ़ी युवा महानगरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और वो मजबूरी के चलते करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर प्रतिभा छिपी है या कोई बहुत विशेष बहुत बड़ा, मतलब वहाँ पर जाकर वो 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए कहीं पर बड़ा संघर्ष करते हैं। तो उनके लिए कुछ इंडस्ट्रियल थीम आप बनाए हैं कि इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करके उनको रोका जा सके, जिससे वो अपने परिवार के साथ भी रहें और साथ ही साथ क्षेत्र और समाज का विकास भी हो। ये हमारे नेता जब मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों ने युवाओं को उस समय पर रोजगार भी दिया था और जिनको नहीं दे पाए थे हम लोगों ने बेरोजगारी भत्ता एक योजना लागू की और हम लोगों ने युवाओं को एक लैपटॉप योजना लागू की थी। उस लैपटॉप योजना से असर ये पड़ा कि बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई करके अपना भविष्य बनाया उससे, और जिनको नहीं भी नौकरियां मिली तो उन लोगों ने उसी लैपटॉप से व्यवसाय भी किया, 1000-2000 उससे कमाते भी हैं आज। इसके अलावा जो ITI में शिक्षा के तमाम मॉड्यूल हैं, हमारे नेता की देन है कि उस समय हम लोगों ने किया क्या था कि अगर कोई मिस्त्री है तो उसकी ट्रेनिंग वो करे, कोई टेलर है तो वो सिलाई का वो प्रशिक्षण ले,
इस तरह की तमाम हम लोगों ने योजनाएं लागू की कि जो जैसे मान लीजिए कोई कक्षा 6 ही पढ़ा है तो आप उसको नौकरी नहीं दे सकते, तो उसमें कोई अच्छी अगर उसको जानकारी है, किसी नौकरी अगर नहीं पा सकता, किसी मान लीजिए वो अच्छा साइकिल बना लेता है, अच्छा मोबाइल बना लेता है, अच्छी सिलाई कर लेता है, तो इस तरह का भी प्रशिक्षण हम लोगों ने उसमें जोड़ा और उससे बहुत सारे नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। उसके अलावा आपको बताएं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो अभी अखिलेश जी निकले थे, जिसके दबाव में आज प्रधानमंत्री को किसान बिल वापस लेना पड़ा कि 5 बजे सुबह तक जो है जनता सड़कों पे थी, तो उसी का दबाव हमारे नेता ने तो 1.5 महीना पहले कह दिया था कि किसान के 3 बिल वापस होंगे। और हमारे नेता का ये वजूद है, ये ताकत है कि आज सरकार को झुकना पड़ा। और मेरी जानकारी में ये बात आ रही है कि प्रधानमंत्री स्वयं 3 दिन कैंपेन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार यहाँ रुकने जा रहे हैं। तो जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि इस सरकार में किसी को रोजगार नहीं मिला। नौजवानों के साथ तो कोरोना में क्या हाल हुआ आपने देखा, और कोविड काल में हमारे नेता ने सरकार में ना रहते हुए भी जिस तरह से पैदल लोग आ रहे थे, तमाम घटनाएं हुई, तमाम डेथ हुई और सब परिवारों को आर्थिक मदद किया अखिलेश यादव जी। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अब ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जनता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हम लोग उनके चेहरे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मुझे भरोसा है कि अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो नौजवानों के लिए बेहतर रोजगार भी होगा, किसानों के लिए अच्छे काम होंगे, गरीबों के लिए होंगे और सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों का हम लोग सम्मान करेंगे और सबके हित का काम करेंगे। जहाँ तक प्रश्न इसका है कि हम सरकार में मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का और हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका अपना एक क्राइटेरिया है। अगर उसमें उनको मैं दिखूंगा कि नहीं मैं सुलायक हूँ तो मुझे जिम्मेदारी देंगे तो मैं उसको भी निभाऊंगा अच्छे तरीके से। अभी फिलहाल उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दे रखी है उसको मैं निभा रहा हूँ और बेहतर करूँगा। ये कोशिश है मेरी कि लम्हुआ में चाहे जिन भी परिस्थितियों में मुझे कुछ भी करना पड़े तो लम्हुआ के लोगों के लिए मैं न्यौछावर दूँ। सर कुछ युवाओं से मेरी बात हुई थी, वो मतलब अध्ययन अध्यापन में कार्यरत थे, मानदेय उनको मिलता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको मानदेय मिलता था और उन्होंने बड़े कष्ट के साथ ये बात कही कि योगी सरकार आने के बाद मानदेय बंद कर दिया गया। तो क्या अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वापस से वो परियोजना लागू होगी और उसमें कुछ और बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि उस समय वो राशि बहुत न्यूनतम थी? ऐसा है कि शिक्षा मित्रों को हमारे नेता ने फुल फ्लेश टीचर बना दिया था, आपको याद होगा, और इस सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया। कितने बच्चों ने मैंने देखा, बहुत सारे बच्चों की तो शादियां टूट गई, बहुत सारे बच्चों ने लोन ले लिया था घर बनाने के लिए, बहुत सारे बच्चों ने गाड़ी ले ली थी, मोटरसाइकिल ले ली थी, उसका लोन नहीं जमा कर पाए क्योंकि उनको तो ये था कि भाई हमें 40,000 सरकार दे रही हो, बाद में वो 5,000 10,000 रुपये आ गया। तो आप एक बात बताइए, तो छीन रहे हैं ना, हम लोग ने उन्हें दिया था और इन्होंने छीना। मुझे याद है बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या तक कर लिया था। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो ये जो सरकार है तानाशाही सरकार है। योगी की सरकार तो आप देख रहे हैं ठोको नीति में चल रहे हैं ये, और हमारे नेता तो बोलते हैं कि इस बार सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री आवास से जो धुएं का धब्बा पूरा भर गया होगा, क्योंकि वहाँ तो चिलम चलती है, चिलम चलेगी तो आदमी होश में तो रहेगा नहीं, क्या काम करेगा। तो इस बार मुझे लगता है कि सरकार बनेगी तो 1-8 कुंटल चिलम निकलेगी वहाँ से, और जो आदमी होश में ही नहीं वो काम क्या करेगा। हमारे नेता पढ़े लिखे नेता हैं, हमारे नेता गरीबों और दुखियों का कष्ट समझते हैं और हम लोगों ने वो करके दिखाया। जहाँ तक मैं आपको मुझे याद पड़ता है, मैं आपको बताऊं कि संस्कृत विद्यालय बहुत सारे उनके जो है टीचरों की नियुक्ति अगर हुई थी तो मुलायम सिंह जी ने किया था और अखिलेश जी ने किया था। और आप देखें अभी बीच में संस्कृत विद्यालयों की बहुत सारी मान्यताएं रद्द हुई, बहुत सारे लोग निकाल दिए गए। तो एक तरफ धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ संस्कृत को बढ़ावा देने की जगह संस्कृत को ख़त्म करना चाहते हैं। आप इनकी दोहरी नीति है। आप देखो, इन्होंने जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो मुझे याद पड़ता है विकास दुबे ठीक है अपराधी था, और जब इस देश में कसाब जैसे आतंकवादी के लिए ट्रायल चलाया गया तो ट्रायल चला के जो नियम कानून है उसके हिसाब से उसको सज़ा देनी चाहिए थी। और अपने धर्म पुराणों में महाकाल का बड़ा ही
महत्व है, बड़ी आस्था है। सर अगर विकास दुबे दोषी था, मान लीजिए दोषी था, ठीक है, सब सारी बातें सही, उसकी पत्नी का क्या दोष था, उनके बच्चों का क्या दोष था? पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देना ये कहाँ की सही नहीं थी? आप अभी उसी बात पे मैं जा रहा था कि विकास दुबे के साथ जिस तरह से मैंने कहा कि हिंदू धर्म में भगवान महाकाल की एक आस्था है कि हम महाकाल का दर्शन कर लेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी हमारे जीवन में कि अकाल मृत्यु हो जाए। और विकास दुबे ने अगर वहाँ जाके सरेंडर किया तो धर्म को सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग जो ढिढोरा पीटते हैं उन्होंने 4 घंटे बाद ही उसका इनकाउंटर करा दिया। तो इन्होंने तो इतने हजारों साल से जो महाकाल की आस्था है उसको भी इन्होंने ख़त्म किया। भाई जब ये हमारे धर्म में उल्लेख है कि महाकाल का दर्शन करने हम तब जाते हैं कि अकाल मृत्यु ना हो, और 4 घंटे बाद ही आप उसको मार दे रहे हो, तो आप तो आस्था को ही आपने खत्म कर दिया। तो आप धर्म का चोला ओढ़ के आस्था को खत्म कर रहे हैं और आप बताते कि आप बड़े धार्मिक हैं। साथ ही साथ खुशी दुबे जो बेचारी झेल रही, 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी और उस पर 302 और सारे मुकदमे लगा के गैंगस्टर लगा के उसको जेल में चढ़ा रहे हो आप। ये जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये ब्राह्मणों के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा इनका रवैया रहा है। इनका शुरू से इतिहास अगर आप देखेंगे कि जैसे मुख्यमंत्री बने इन्होंने सबसे पहले हरिशंकर तिवारी जी के यहाँ छापे डलवा दिए, मिला कुछ नहीं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि जब आप कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठ जाते हैं तो आप एक जिले के नेता नहीं होते, लेकिन अभी इनको गोरखपुरी सता रहा है इनको। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आदमी इतना बायस्ड हो किसी समाज को लेके, और अब जब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मण तो सदैव समाज के लिए त्याग किया है। अब आपको याद आ रहा है 4.5 साल में आपने ब्राह्मणों के हित का कोई काम किया? जहां आपको मौका मिला आपने जमींदोज कर दिया। विजय मिश्रा का घर आपने जमींदोज कर दिया, तो आपने ब्रजेश सिंह का क्यों नहीं किया? अगर मुकदमे की तुलना करेंगे तो ब्रजेश सिंह पे ज़्यादा मुकदमे हैं, उनका घर नहीं गिराया गया। तो मेरा ये कहने का मतलब ये दोहरी नीति है इनकी। सर जरा हम पीछे जाना चाहेंगे। कोरोना का जिस समय खौफ फैला था पूरी दुनिया में, भारत में भी पूरी तरह से कोरोना से लोग त्राहि कर रहे थे, लॉकडाउन तमाम वो स्थितियां बनी जिससे लोग पूरी तरह से जान लीजिए किसी तरह से अपना लालन पालन किए। तमाम लोगों की तमाम दुविधाएं हुई, न जाने कितने लोग किस गति में चले गए वो समझ में ही नहीं आया। सर एक चीज़ हमें ये बताइए कि कोरोना की पहली लहर की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने द्वयम दर्जे का नागरिक समझा, इसलिए मरकज को लेकर इतना बवाल मचाया गया और साथ ही साथ उन पर देशद्रोह तक की कार्रवाई की गई कि ये सब देशद्रोही हैं, देशद्रोहियों की संज्ञा दे दी गई। और दूसरी लहर की अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा बस अभी 3-4 महीने पहले 3-4 क्या अप्रैल की बात है लगभग, अप्रैल में लाशों का अंबार, अस्पतालों में वेटिंग लिस्ट की लंबी कतार, ऑक्सीजन की कमी, साथ ही साथ ऐसे तमाम मुद्दे की मतलब ये समझिए कि पूरी तरह से वो तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही थी, कोई भी सामान्य आदमी विक्षिप्त हो सकता था, ऐसी तस्वीरें सामने आई। उस वक्त उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाकर तीरथ सिंह रावत जी को चार्ज सौंपा। तीरथ सिंह रावत जी की अगर बात की जाए तो 4-5 महीने भी उनसे कार्यकाल ठीक से संभाल नहीं पाया, पुष्कर सिंह धामी जी आ गए। तीरथ सिंह रावत जी ने पहला काम यही किया, स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार आगाह कर रहा था कि पुष्प वर्षा मत करिए, कुंभ जो है यहीं पर रोक दीजिए, जिंदगी रहेगी तो सब कुछ, यानी जान है तो जहान है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संतों पर फूल बरसाया और कहा कि संतों की आस्था के आगे कोरोना कहाँ टिकने वाला है। साथ ही साथ वो फटी जीन्स के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं, फटी जीन्स का कितना बढ़िया वो अवमूल्यन करते हैं नारियों के संदर्भ में, इसके बारे में शायद सबसे तगड़ी पहचान है उनकी। तो ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं कि एक तरफ आप मुसलमानों को द्वयम दर्जे का नागरिक समझ रहे हैं, दूसरी तरफ भेदभाव की ये राजनीति, आप अगर कार्रवाई किए थे तो सेम वही कार्रवाई आप हिंदुओं पर भी करते, सेम नज़रिए से देखते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने पहली लहर के दौरान नमस्ते ट्रंप को छिपा दिया, मरकज की आड़ में नमस्ते ट्रंप को छिपा दिया गया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से तानाशाही रवैया, मीडिया के अधिकारों को दबा दिया गया। मीडिया वाला कोई अगर कायदे से आवाज़ बुलंद करता है तो
सलाखों के पीछे होता है। तो ये सब जो तमाम समाज में विसंगतियां व्याप्त हैं, इनको दूर करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से नीति रही है हिंदू और मुस्लिम में खाई बांट के और अपना काम बनाने। इस देश में सभी धर्मों की एक संविधान में उल्लेख है कि सब मानव एक समान है, लेकिन चूंकि इनको इसी से लाभ मिलता है तो इसी को उतारू रहते हैं। उसमें तबलीगी जमात का मैंने देखा था जो आपने चर्चा की। मैं आपको पहले उत्तर प्रदेश की बातें करता हूँ। उस समय हम लोग भी कोविड के शिकार हो गए थे, तो उस समय मुझे याद है कि जब हमारे नेता अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 102 108 एम्बुलेंस चलाई थी। अगर उस समय वो एम्बुलेंस नहीं होती तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो जो उस समय लाशों का अंबार दिख रहा था उसमें कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होती। उस समय किसी ना कोई ड्राइवर तैयार रहता था मरीज को ले जाने के लिए, ना कोई किसी को गाड़ी देने वाला था। लोग आपस में भी माने परिवार के लोग भी एवॉइड करते थे बहुत सारे। एक चीज़ और है, कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा एक संसद की जो ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे, करोड़ों अरबों रुपए उस पर इन्वेस्ट किए। जब आपको सारी चीज़ें मालूम हो गई थी, दूसरी लहर का अंदेशा था, तो आप उस समय उसको रोक दिए होते, वो पैसे आप अस्पतालों पर इन्वेस्ट कर देते तो शायद तस्वीर कुछ दूसरी होती। उस समय मुझे याद है जो आपने अभी नमस्ते ट्रंप वाली बात कही, आपने बहुत अच्छी बात कही। नमस्ते ट्रंप जब हुआ था, कोविड बहुत शुरुआत हुई थी और बहुत तेज़ी से फैल रहा था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे और हजारों लोग उनकी सिक्योरिटी में आए थे। अहमदाबाद में कार्यक्रम हुआ था और मुझे याद है कि 1 लाख लोगों को बुला के उनका स्वागत किया था। सबसे ज़्यादा तो उसी वजह से फैला क्योंकि सारे विदेश के सब जहाज़ें आई और वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया वो रोग। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों को छिपाने के लिए वो ले दे के धर्म पे आ जाती है, हिंदू मुस्लिम पे आ जाती है। और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मुझे याद है उत्तराखंड की वो घटना कि जिसमें अभी 10 महीना पहले एक आपदा आई थी, सैकड़ों लोग मर गए थे, बांध टूट गया था और उसके दूसरे दिन ही कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद साहब रिटायर हो रहे थे राज्यसभा से। तो ये इतने प्रधानमंत्री संवेदनहीन हैं। उस समय मुझे याद है कि इन्होंने संसद में आंसू बहाया था उनके रिटायरमेंट पे। एक दिन पहले 500 लोगों की डेथ हो रही है, उस पर 1 मिनट की संवेदना भी व्यक्त नहीं कर रहे हो आप, देश के प्रधानमंत्री हो। और कांग्रेस का एक राज्यसभा रिटायर हो रहा है तो उससे आप रोना रो रहे हो। तो आप केवल धूल झोंकते हो, इवेंट करते हो। और वही उसी पैटर्न पे योगी जी भी आ गए हैं। अब वैक्सीन इन्होंने लगा के हर जगह होर्डिंग टांग दी है, बैठा तो केवल चापलूसी में कि जियो मोदी जी आपने तो ये कर दिया। वैक्सीन का पैसा ले तो ले रहे हैं, हर जगह से महंगाई इतनी चरम पर है, पेट्रोल डीजल का दाम कभी इस स्तर तक पहुंचा ही नहीं था। ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें तो हैं। देखिए, महंगाई की हालत तो ये है कि कड़ुआ तेल 250 रुपये में बिक रहा है, 80 रुपये में बिकता था। महंगाई की हालत ये है कि डीजल पेट्रोल आप देख रहे हैं कहाँ है, गैस का दाम कहाँ पहुँच गया, 400 से 1000 पहुँच गया। तो फिर भी वैक्सीन की बात कहाँ से? ये तो पैसा कहीं कहीं से लिया जा रहा है। तो ये आप मैं यही पूछता हूँ योगी जी से, तो पैसा आया कहाँ से? जनता का ही तो टैक्स है, आप कहाँ से ला रहे हो? अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, योगी जी आए, तो प्रधानमंत्री जी ने तो उनको पैदल चला दिया, एक संदेश दे दिया कि इनको पैदल कर रहा हूँ मैं। तो जनता भी उनको पैदल करने को उतारू है। भारत सरकार, ये कहा जाता था कि कोई निर्णय ले लेती है तो वापस नहीं करती, लेकिन इनका फ्रस्ट्रेशन देख लीजिए कि आज इन्होंने किसानों के 3 बिल वापस ले लिए। तो ये देर से ही सही इनको सद्बुद्धि आई, लेकिन ये सद्बुद्धि इसलिए आई है कि इनको जनता की नाराज़गी का पता है। महंगाई का आलम जिस तरह से है, किसानों का आलम जिस तरह से, इन्होंने किसान बिल वापस लिया, इसका मतलब संकेत साफ है कि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, देर से हुआ, क्योंकि ये तानाशाही रवैया अपनाते हैं। सर, आपने लैपटॉप दिया, वो टैबलेट दे रहे हैं। हाँ, वो हमारी नकल करेंगे, वो हमारे काम की तो नाम बदल के फीता काट रहे हैं। उन्होंने स्वयं क्या किया 5 साल? चुनाव इतना नज़दीक है, इसके बाद ये टैबलेट देना, हमको तो लगता है ये कुछ नहीं दे पाएंगे। टैबलेट और लैपटॉप की बात तो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से खुद पूछिए कभी मौका मिले, क्या चला लेते हैं? हमको तो लगता है इनको हेली चलाना नहीं आता। जिसको चलाना नहीं आता वो क्या बांटेगा? जिसको आता होगा वो बांट के दिखा दिया है, और हम लोग मौका आएगा तो फिर बांटेंगे। और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए और सर्व समाज के हित का काम करेंगे।
और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो खुशहाली और तरक्की की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। हमारे नेता का स्लोगन है काम बोलता है, और वो काम आज बोल रहा है सिर चढ़ के, और वो काम का ही नतीजा है कि एक्सप्रेस वे पे हमारे नेता एक बार निकले और ये जो है केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, उसको किसान बिल वापस लेना पड़ा। एक बार में, केवल एक यात्रा में ही किसान बिल वापस लेना पड़ा। इतना बड़ा दबाव बना दिया हमारे नेता ने। और आपको पता होना चाहिए कि उस दिन हमारे नेता 10 बजे से निकले और 5 बजे सुबह तक जनता सड़कों पे थी ठंड में। जो बच्चे 9 बजे सड़क पे आ गए थे वो दूसरे दिन अपने घर 9 बजे पहुंचे। आज तक देश के इतिहास में मैंने कभी नहीं ना देखा था ना सुना था कि किसी नेता के लिए ये लगाव हो। और इस लगाव से मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी दहाई में ही रहेगी, सैकड़े में जाना मुश्किल है। एनबीसी हिंदी को सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार। और आपके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू सुने हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं का आपने इंटरव्यू किया है, और आपने मुझे आज मौका दिया। मैं इसके लिए आपके चैनल को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मैं शुभकामना देता हूं कि आप ऐसे ही शानदार काम करते रहें, जनता के हित के मुद्दे उठाते रहें। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जो है एक छोटे जनपद से उठ के और दिल्ली जैसी महानगर में रह के एक प्रतिष्ठित चैनल चला रहे हैं। मैं शुभकामना देता हूँ कि आप दिनों दिन ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामना है आपको। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लम्हुआ विधानसभा से पूर्व विधायक संतोष पांडे जी, जो क्षेत्र और समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहते हैं, हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो क्षेत्र और समाज के लिए प्रतिबद्ध होगा, राष्ट्रहित के बारे में सोचता होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए एनबीसी हिंदी।